वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं मास और वेट के बारे में। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मास और वेट सेम है या इसको अलग अलग अगर है तो उसको कर नहीं पाते हैं, कैसे ये दोनों अलग अलग है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और जो है मास और वेट के बीच में डिफरेंस, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं मास के डिफिनीशन से कि मास का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए, मास जो डिफाइन किया जाता है वो आप लोग पढ़े भी हैं, पिछले लेक्चर में मैंने कितना और बताया है। मास सिंपली मीन्स कि कोई चीज़ में कितना मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है। मैटर तो आप समझते हैं ना, कोई चीज़ जो स्पेस सेकता है और उसके पास यानी वॉल्यूम हो और मास हो, वही चीज़ का डिफिनीशन भी है। तो वहीं से अगर कोई चीज़ में मास है तो वो मैटर है, ठीक है। यानी मैटर है क्या, मास है क्या, जिसमें मैटर है, कितना मैटर है, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है मास। व्हाट इज मास? तो मास को ऐसे डिफाइन किया जाता है, अमाउंट या आप क्वांटिटी लिखेंगे, देखेंगे किसी किसी बुक में, दोनों चीज़ें हमें अमाउंट और क्वांटिटी मीन सेम। अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इन अ बॉडी, किसी बॉडी में या किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, इसी को बोलते हैं मास। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपके लिए, वो ये कि मास का कैसा क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ, क्योंकि मेजर कर सकते हैं। तो कैसा है, स्केलर या वेक्टर, क्योंकि हम लोग दो क्लासिफिकेशन जानते हैं, स्केलर और वेक्टर का। तो ये स्केलर है। मास कैसा है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि इट हैज़ ओनली डायरेक्शन। मास हैज ओनली डायरेक्शन। और आपसे पूछे कि आप कितना है आपका मास, तो आप कुछ बोलेंगे 40, 50, ऐसे तो नहीं बोलेंगे 40 नॉर्थ में, 50 साउथ में, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है एंड नो डायरेक्शन। ओके, अब इसका थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहता है, पहला चीज़ डिफिनीशन समझे कि कितना मैटर है, इसी चीज़ को बोलते हैं। दूसरा चीज़ समझे कि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होता है मतलब, और इस पर सिंपल अलजेब्रा का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास कैन बी ऑपरेटेड, ठीक है। मास जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है, बाय अलजेब्रिक, बाय सिंपल अलजेब्रा। सिंपल में लिख देता हूँ, सिंपल अलजेब्रा से। सिंपल अलजेब्रा का मेथड है उसी से, लेकिन वही वेक्टर में हम लोग को स्पेशल लॉ लगाना पड़ता है। चौथा चीज़ जो आप इंपॉर्टेंट यहाँ से देख सकते हैं वो क्या है कि मास का यूनिट, ऐसा यूनिट, तो आप लोग समझे 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, उसमें मास भी है। ऐसा यूनिट जो है उसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम, जिसको हम की स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि मास को नापते कैसे हैं। मेजर तो करते हैं, इसका यूनिट ये होता है, नापते किसे हैं? तो मास इज मेजर्ड सिंपली, ये जो बैलेंस होता है, ठीक है, जिसको बीम बैलेंस बोलते हैं या तराजू जिसको आप बोलते हैं, उसी से नापा जाता है। मास इज मेजर्ड बाय आर्म बैलेंस, जो हाथ वाला बैलेंस होता है वो बाय आर्म बैलेंस, या आजकल डिजिटल भी आ गया आर्म और बीम बैलेंस। आर्म या बीम बैलेंस होता है। बीम सिंपली मीन्स तराजू में जो ये लगा रहता है ना, ये एक इधर एक इधर, तो ये इसको बोलते हैं बीम बैलेंस, और उसको हाथ से किया जाता है इसलिए आर्म बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। या लेबोरेटरी में वेइंग मशीन या ऐसी चीज़ जो हम बोलते हैं केमिकल बैलेंस, और बाई केमिकल बैलेंस जो लेबोरेटरी में रहता है। तो केमिकल बैलेंस से भी हम लोग मास मेजर करते हैं। ओके, वेइंग मशीन भी उसको कहीं कहीं बोला जाता है, और कुछ, ठीक है। और ये कि मास कांस्टेंट होता है, मास किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, और ऑफकोर्स वो स्केलर है तो जीरो भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास जो है, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट चीज़ है। अब मैटर किसी में जितना है उतना ही ना रहेगा, वो मैटर थोड़ा ना आज है कल भाग जाएगा। मैटर किसी चीज़ में जितना मैटर है वो तो रहेगा ही। तो मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये चेंज भी नहीं होता है, एंड डू नॉट चेंज नहीं होता है। नहीं आप प्लेस बदल लो, टाइम बदल लो, ठीक है। यहाँ मेनली अपने प्लेस का बात करेंगे, तो डू नॉट चेंज विथ प्लेस और एनीथिंग, टाइम वगैरह किसी से नहीं, ठीक है, जब तक कि उसमें कोई इफेक्ट ना आए एक्सटर्नल। उसके बाद क्या? उसके बाद एक है कि मास जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नॉट बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ओके, ये भी समझे, क्योंकि ये स्केलर है तो सिंपल समझते हैं, स्केलर जो होता है अक्सर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव जीरो हो नहीं सकते। और ऐसा आप सुने किसी का बोलता है मैं 0 kg का हूँ, ठीक है, जीरो और निगेटिव, मैं -5 kg का हूँ, नहीं हो सकता है वो, ठीक। और क्या चीज़ है? और ये चीज़ है कि देखे होंगे आप सेकंड जो फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, वहाँ पे इनर्शिया का मेजर है मास। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। जिसका बहुत ज़्यादा मास होता था उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगता था, यानी हम लोग बोलते थे इस मोर इनर्शिया, ठीक है। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है ये आप समझते होंगे अगर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आए। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मास को, सो मास इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल मास। मास को क्या कहते हैं?
इनर्शियल मास, क्योंकि ये इनर्शिया को मेजर करता है, इनर्शिया के बारे में बताता है किसी बॉडी में कितना इनर्शिया है। सो ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल मास। मास को इनर्शियल मास भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, इसलिए मैं बता दी हूँ। तो ये सब कुछ बात थी जो मुझे आपको बताना था मास के बारे में। अब चलते हैं किसकी तरफ, वेट की तरफ। ठीक है, वेट क्या है, वेट किस तरह का क्वांटिटी है, वेट का क्या यूनिट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक कंपैरिजन देख लेते हैं और बाद में आप लोग इसके हिसाब से डिफरेंस भी बना सकते हैं। बात करते हैं वेट पे। तो देखिए वेट हम बोलते किसको है, हम अपने भार को, कि हम कितने भारी है। अब अगेन आप क्यों भारी हैं, ठीक है, मैं इसलिए भारी हूँ क्योंकि आप अगर एक जवाब दे सकते हैं क्योंकि मैं खाता पीता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसलिए भारी हैं क्योंकि आपको अर्थ खींच रहा है। अब सोचिए अगर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता तो क्या आप उसी फोर्स के साथ यहाँ रह पाते, नहीं। मास अलग चीज़ था, मास था कितना मैटर है आप में, ठीक है। वेट जो है वो वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ आपको खींच रहा है, समझिए। वेट जो है, वेट कुछ नहीं, वेट एक फोर्स है, ठीक जी। न्यूटन इसका वेट यूनिट भी जो होता है ना, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेट का भी जो यूनिट है वो न्यूटन ही है। तो फोर्स, ये वेट क्या फोर्स है, तो वेट, हाँ वेट फोर्स ही है, वही फोर्स है जिससे कि आप या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अट्रैक्ट होके रहता है। ये अर्थ है अगर, ठीक है, तो इस अर्थ से आप अगर अट्रैक्ट होके रहते हैं तो वही जो फोर्स से आपको अर्थ खींच रहा है अपने सेंटर की तरफ, ठीक है, अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, सेंट्रल फोर्स है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स, उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। तो वेट को कैसे डिफाइन करें, तो वेट फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, ठीक है, जिससे विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, जिससे क्या होता है, विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी, जिससे अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी बॉडी को, पुल करता है, अट्रैक्ट सिंपली मीन्स पुल, पुल अ बॉडी टुवार्ड्स इस सेंटर, अपने सेंटर की तरफ। मोड अप्रोप्रिएट, अगर आप सेंटर नहीं समझ में आता आप समझिए डाउनवार्ड, डाउनवार्ड देखे होंगे ना, डाउन की तरफ खींचता है, वही अपने सेंटर की तरफ या अपने डाउनवार्ड जो डायरेक्शन में जो लगता है फोर्स, उसी को बोलते हैं वेट, वही फोर्स है वेट। अब अगर ये फोर्स है तो ये स्केलर होगा, ये वेक्टर, तो ऑफ कोर्स ये होगा वेक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी की तरह बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें बात किया है सब कुछ वैसे ही आऊँगा। तो फोर्स इज या वेट इज, यहाँ वेट का बात करें, वेट इज वेक्टर। अगेन आप लोग ये जानते होंगे कि मास को हम लोग एम से दिखाते हैं और वेट को किस चीज़ से दिखाएंगे, वेट को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, और मास को एम से, स्मॉल एम से। वेट इज वेक्टर, सो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए सो इट हैज़ डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। और डायरेक्शन इसका क्या होता है, टुवार्ड्स सेंटर, ठीक है, और इसका डायरेक्शन होता है टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। किसी किसी बुक में आपको इजी करने के लिए लिखा होगा डाउनवर्ड, तो हाँ डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, अगला चीज़ क्या है, तो अगला चीज़ है कि चूंकि ये वेक्टर है तो इसके लिए स्पेशल लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। और क्या चीज़ है, और ये चीज़ है कि एसआई यूनिट इसका क्या है, तो इसका एसआई यूनिट जो है, चूंकि ये फोर्स है, एक तरह का फोर्स ही है, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन, जिसको आप कैपिटल एन या अगर फुल नेम लिखना चाहते हैं तो स्मॉल एन से शुरू करके न्यूटन। ये मैंने मेजरमेंट में बताया हुआ ऐसा नोमेनक्लेचर क्यों है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स ही है, वो फोर्स जिससे अर्थ हमको पकड़ के रखा हुआ है, विथ विच अर्थ अट्रैक्टर्स, पुलर्स या बाइंडर्स, हमको खींच के रखा हुआ है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, वेट। ओके, वेट का अब क्या बात करना है, अब बात करना है कि वेट को मेजर किस चीज़ से किया जाता है, ठीक है, वेट को किस चीज़ से मेजर किया जाता है। तो वेट को सिंपली हम लोग मेजर जो कर सकते हैं वो उसके लिए आप स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग सेकंड लॉ में देखे थे, 2 स्प्रिंग एक हुक, याद हो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट, थर्ड लॉ में हम लोग दिखाए थे। तो जो ये वेट है, तो वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट का मेजरमेंट जो है वो किससे किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से, और कुछ, ठीक है। तो और बात ये करना है कि क्या ये कांस्टेंट है या क्या ये बदलता है, तो इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, चूंकि ये फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो फोर्स है जो अर्थ की तरफ पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, वेट। तो मैं इस एफ को डब्ल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, मास तो वही रहेगा, और यहाँ पे जी, ये जो है एक्सेलरेशन, वही अर्थ जो खींचता है उसी को बोलते हैं जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वेट का क्या फॉर्मूला बन गया, वही जो फोर्स का फॉर्मूला था, क्योंकि जो फोर्स है वही वेट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ आप देख रहे हैं वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेट जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा वेट होगा। अब अगेन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि अगर प्रोपोर्शनल हटा के इक्वालिटी देना है तो वहाँ एक कांस्टेंट देते हैं, और अगर इक्वालिटी हटा के प्रोपोर्शनल देना है तो एक कांस्टेंट हटा देते हैं। जैसे ये 9.8 जो है, ये सर्फ के जो सरफेस है अर्थ का, वहाँ पे तो कांस्टेंट रहता नहीं है, तो ये कांस्टेंट हटा के ऐसे कर लिया। तो वेट जो है वहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इसीलिए फॉर दिस रीजन, किस रीजन के लिए, कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास,
ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वेट इज, और मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डीपी लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, किसी बॉडी का जो वेट है वो मास के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं वेट को यूज कर लेते हैं, वी यूज वेट ऑफ ए बॉडी, वी यूज वेट ऑफ ए बॉडी, और इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि वेट और मास सेम है, वेट ऑफ ए बॉडी एज अ मेजर ऑफ मास, पर दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, ये चीज़ समझे। अब क्या अगर मास कांस्टेंट है, हाँ मास कांस्टेंट है, क्या जी कांस्टेंट है, हाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे कांस्टेंट है, पर जहाँ हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं या पोल की तरफ जाते हैं या अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं, मतलब अर्थ के अंदर चले जाते हैं या अर्थ से ऊपर चले जाते हैं, तो इसका वैल्यू बदलता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में यानी थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी जी तो चेंज होता है। अब वेट का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू जी। अब जी चेंजेज, क्या बोले हैं, जी चेंजेज कब कब चेंज होता है, तो एट इक्वेटर पे कुछ अलग वैल्यू है, पोल पे कुछ अलग वैल्यू है, ठीक है, अबव द अर्थ कुछ अलग वैल्यू है, बिलो अर्थ कुछ अलग वैल्यू है, तो सारी जगह अलग अलग वैल्यू है। अबव अर्थ भी घटता है, बिलो अर्थ घटता है, इक्वेटर पे आर सबसे बड़ा है तो वहाँ भी घटता है, पोल पे मैक्सिमम है। तो यहाँ सब जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जी। तो जी चेंज हो रहा है, सो वेट कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, वो वेट कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं कॉन्स्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। क्यों प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, क्योंकि प्लेस टू प्लेस पे जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज वैल्यू ऑफ जी, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वेट भी कांस्टेंट नहीं है। और वेट किस पे डिपेंड करेगा, वेट जो होगा वो चेंज करेगा जी के कारण, और वेट चेंजेज किससे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे कुछ अलग जी है, आप अगर 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देखे थे कि बहुत कम जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहाँ आपका वेट कुछ अलग हो जाएगा। क्या वेट जीरो हो सकता है, हाँ वेट जीरो हो सकता है। कहाँ वेट जीरो हो जाएगा, वहाँ जहाँ पे जी का वैल्यू जीरो हो जाए। वेट जीरो का मतलब क्या, तो वेट होता है एम इंटू जी। तो अगर जी जीरो हो जाए तो वेट भी क्या हो जाएगा, एम इंटू जीरो यानी जीरो। तो वेट जीरो होने का मतलब साफ साफ है, मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो वेट जीरो होगा मतलब जी जीरो होगा। अब जी जीरो कहाँ हो सकता है, या तो ये अर्थ है, अर्थ से बहुत ऊपर चला जाए जहाँ पे अर्थ का इन्फ्लुएंस हट जाए, या दूसरे जगह हम जाते 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 इसके सेंटर में चले जाए, नीचे जाने पे तो डिक्रीज करता है। तो हाँ वेट जीरो हो सकता है दो जगह पे, एक या तो बहुत ऊपर चला जाए अर्थ के, या एट द सेंटर। ये जीरो कहाँ हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, एट सेंटर, एट सेंटर। तो हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं कि वेट कैन बी जीरो, वेट जो है वो जीरो हो सकता है कहाँ पे, एट सेंटर, या तो सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत हाई जो ऊंचाई है वहाँ पे, जहाँ पे अर्थ का इन्फ्लुएंस नहीं रहे, वहाँ पे वेट जो है वो जीरो हो सकता है। ओके, तो यहाँ हम लोग वेट के बारे में जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कंपेरिजन करते हैं मून पे और जो हमारा अर्थ है उस पे, कि कोई बॉडी अगर मून पे है तो उसका वेट क्या होगा, अर्थ पे है तो क्यों क्या होगा उसका वेट, क्योंकि मून पे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल चुके हैं, जो कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो 1/6 था। अब देखते हैं क्या वेट भी इफेक्ट होता है, तो हाँ होगा ही। एक जनरल से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हमको वेट ऑफ अर्थ, वेट कोई ऑब्जेक्ट का अर्थ पे निकालना है, मान लीजिए मास जो है किसी बॉडी का वो 10 kg है, कितना है 10 kg। अब अगर इसका वेट हम लोग निकालते हैं अर्थ पे, तो वो तो हो जाएगा मास, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मास है ऑब्जेक्ट का, वो इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास जो कि 10 है, और यहाँ पे 10 होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या 9.8 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 98 kg का। मतलब कोई चीज़ का अगर वेट मास 10 kg है तो उसका वेट जो होता है वो कितना होता है 98 kg। गलत है, ठीक है, क्यों गलत है, केजी में नहीं देना, वेट है ना, वेट को न्यूटन में देना। मैंने जानबूझ के गलती किया था, ये केजी में नहीं देंगे, न्यूटन में। ठीक है, वेट किस में देंगे, न्यूटन में। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, यही हम लोग लेते हैं। ये किसका था, ऑन अर्थ। अब अगर बात करें ऑन मून की, तो ऑन मून पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, वो कितना होता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे तो था कि जी ऑन अर्थ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर यहाँ पे अब अगर वेट निकालना है तब, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑन मून इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास तो 10 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 1.63, जो कितना आ गया 16.3। अब देखिए ये लगभग कितना है 1/6 है। तो ये तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जी ऑन मून है और जी ऑन अर्थ है, ठीक है, वो 1/6 होता है इस कंपेरिजन में। इसीलिए
जो, हाँ इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑन अर्थ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जी ऑन अर्थ जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी ऑफ मून। ये कैसे आया था, ये वो याद नहीं हो तो मैं बता दूं, तो ये लगभग लगभग ये क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो था ग्रेविटी सॉरी ग्रेविटी ऑन मून जो था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो था वो था 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो था वो क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को कैंसिल करते हैं हम लोग लगभग लगभग कितना लाए थे 1/6, तो यहाँ से आया था। अब अगर वेट क्या होता है, अगर हम इसको वेट के कंपेरिजन में देखें तो वेट क्या होता है, वेट होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट ऑन मून देखें और उसको हम डिवाइड कर दें वेट ऑन अर्थ पे, ठीक है, तब भी देखिए यही चीज़ आएगा, वो भी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहने वाला है एमओ इंटू ये जी ऑन अर्थ। तो ये एमओ तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 था 10 कैंसिल हो गया, अगर 10 मास रहेगा तो 10 kg, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो लगभग लगभग ये क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कि या तो आप वेट ऑन मून को कंपेयर कीजिए या वेट ऑन अर्थ को, और ये 1.63 और 9.8 कैसे आया है इसको आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो यानी थर्ड वीडियो में वहाँ मैंने निकाला हुआ है वेट ऑन अर्थ, या आप इसको लिखे जी एम यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये किसके बराबर होता है 1/6 के, और यहाँ से हम लोग या तो ये लिख दे 6 टाइम्स, या ये लिख दे कि वेट ऑन मून, ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट का अगर 6 kg है मून पे तो अर्थ पे उसका 6 टाइम्स होगा, यानी 36 kg का वो हो जाएगा 6 टाइम। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और इसका एक और तरीका देखते हैं, ये तो एक प्रूफ हो गया इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से, और एक और प्रूफ देख लेते हैं इसका बाय यूज ऑफ फोर्स जो कि वेट है, और इसको तो हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में डिफाइन किया। अब एक और प्रूफ देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन जो वेट है किसी बॉडी का वो मून पे, और वेट जो है किसी बॉडी का अर्थ पे, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसके लिए हम लोग वेट के तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम लोग ये दिखा रहे हैं टू शो, पहला तरीका ये भी है, ये भी एकदम अच्छा वैल्यू है। शो क्या करना है कि वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, इसको आप लिख सकते हैं वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून इक्वल टू 1/6 ऑफ ए वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ, या इसको ऐसे 6 इंटू वेट ऑफ ए बॉडी ऑन मून इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वेट कोई बॉडी का वो किससे बड़ा होता है, फोर्स के बराबर। तो हम पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं किसी बॉडी का, कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। तो फोर्स जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका सिंपल फॉर्मूला है जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है वो, या डी स्क्वायर आप ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब अर्थ के सरफेस पे कोई चीज़ है तो उस कंडीशन में डी आर सेम ही हो जाता है, आपको डी भी लिख सकते हैं आप। तो फोर्स हम अर्थ पे निकालने जा रहे हैं, किस पे, अर्थ पे। तो अर्थ पे निकालने के लिए ये जी रहेगा, हाँ रहेगा, इंटू मास ऑफ अर्थ रहेगा इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, बाय आर स्क्वायर जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है वो उसका स्क्वायर। अगर यही बात करें हम लोग फोर्स की, जो कि वेट के ही बराबर होगा, वेट ऑन मून, ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ अर्थ, ये किसके बराबर हो जाएगा, जी इंटू मास ऑफ मून, हाँ, इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ, बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ओके, एक तरीका क्या है कि आप इस सब का वैल्यू रख लीजिए, मतलब मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है जो कि 6 इंटू 10⁻24 है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होगा वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, आप देखेंगे इस दोनों का जब फ्रैक्शन लाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का रख लीजिए, रेडियस ऑफ मून का रख लीजिए, लेकिन वो उतना अच्छा चीज़ नहीं है जो अगर आप करना चाहेंगे वो उसमें टाइम कैलकुलेटिंग होगा। तो क्या कर सकते हैं, तो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका क्या है, तो वो आसान तरीका ये है कि आप मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए। अगर आप मास ऑफ अर्थ देखेंगे तो वो कितना होता है, लगभग 6 इंटू 10⁻24 kg होता है मास, मुझे याद है। मास ऑफ मून जो होता है वो होता है आपको लगभग 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ये कितना डिफरेंस आ रहा है आपको देख रहे हैं, ये सिर्फ 100 टाइम्स यहाँ पीछे भी बात कर चुके हैं, सिर्फ 100 टाइम्स ज़्यादा है, कौन, सॉरी यहाँ उल्टा कर दीजिए, मास ऑफ जो अर्थ है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, मास ऑफ मून से। तो इसके जगह अगर मैं मान लूँ कि लेट मास ऑफ मून, मैं सीधा m डिनोट कर दूँ, मैं मान लूँ लेट मास ऑफ मून बी m, कैपिटल M डिनोट कर लूँ, तो वहाँ देखिए अगर हम वेट ऑन मून की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, g इंटू M
मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ मून में क्या कर लूँ, रेडियस ऑफ मून अगर मैं आर मान लूँ, तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप देखेंगे, डाटा मुझे याद नहीं है, कुछ होता है, क्या होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर और 1740 किलोमीटर, ऐसा ही कुछ। तो आप देखेंगे तो रेडियस ऑफ मून जो होगा और रेडियस ऑफ अर्थ, उसके बीच में एक रिलेशन है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, रफली 4 टाइम्स, जैसे 100 टाइम्स ये हुआ है तो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, ठीक है। तो यानी अगर रेडियस ऑफ मून आर है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4r, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4r। उसी तरह से अगर मास ऑफ मून अगर m है तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, इसका 100 टाइम, तो मास ऑफ मून हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ मून अगर m है तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 100m। इसको अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आप देखिए, तो मास वेट ऑफ ऑन अर्थ क्या आ जाएगा, तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा स्मॉल ही, वेट ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा g इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं 100m इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट mo बाय रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो रहा है 4 टाइम्स और इसका स्क्वायर, तो इसका 4r का स्क्वायर। तो अब देखिए ये दोनों, आप ये क्यों किए, ये किए इसलिए कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अब आसानी से। कैसे, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट को डिवाइड करें बाय सेकंड से, यहाँ पे लिखा देंगे डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसी से तो कंपेरिजन आएगा। ऊपर देखिए, ऊपर में से ही कंपेरिजन आया था ना, हम क्या किए थे, दोनों को वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ, तो 1/6 आया था, वही कंपेरिजन करने वाले। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, यानी वेट ऑफ मून बाय वेट ऑन अर्थ, इसको करें तो वेट ऑन मून क्या होगा g इंटू एम, ये आर एम या आर माने हुए, इंटू एम ओ बाय आर स्क्वायर, और इसको नीचे में, तो इसको नीचे करेंगे तो ऊपर में वो चला जाएगा, तो 4r का स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर, भैया कितना आ जाएगा g इंटू 100m इंटू एम ओ। देखिए m से m यहाँ कैंसिल हो रहा है, mo से mo कैंसिल हो रहा है, g से g कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है 16 एक यहाँ और यहाँ 100, ये कितना आ रहा है 1/6। यही तो मैं बता रहा था कि मास ऑफ वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 1/6, यानी यहाँ से क्या आ रहा है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो वेट ऑन अर्थ इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ मून, यही मैं बता रहा था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों सही है, दोनों बेस्ट है अपने में, दोनों आप सही है। अब देखिए अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका मास और वेट का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो इसमें पहला जो एकदम क्वेश्चन है, पहला बहुत ईजी है, आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी वेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वेट किसका, जिसका मास आपको दिया है, कैलकुलेट वेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी, कोई बॉडी है ऑन अर्थ, अर्थ की बात हो रही है, हैविंग मास, जिसका मास कितना है, हैविंग मास 50 kg, जिसका 50 kg मास है। देखिए 50 kg है तो हमको वेट निकालना है, वेट इक्वल टू क्या होता है मास इंटू जी ग्रेविटेशन, क्योंकि ये क्या है फोर्स है, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, m है 50 kg इंटू जी कितना हो जाएगा 10 मान ले या 90.8 9.8 दोनों की बात है, तो कितना हो गया 500 न्यूटन। उल्टा भी आपको पूछ सकता है कि कोई बॉडी का अगर वेट 500 न्यूटन है तो उसका मास कितना होगा, तो यही फार्मूला लगा देंगे, वेट का फार्मूला यहाँ से ही मास निकालना है आपको, मास का फार्मूला क्या हो जाएगा वेट बाय ग्रेविटी, तो उल्टा भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, और जैसे क्वेश्चन हो, मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका पूरा कंसेप्ट चेक होने वाला है, आप इस वीडियो में कितना लर्न किए वो सारा। एक मैन है जिसका 600 न्यूटन वेट है अर्थ पे वेट जो है वो कितना है 600 न्यूटन। अब बोला व्हाट इज हिज मास, मास निकाल के हम अभी पढ़े, वेट इक्वल टू क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ वाला एक्सेलरेशन, ये चेंज होता है, अर्थ पे कुछ अलग है, मून पे अलग। तो यहाँ पे मुझे मास निकालना है तो मास निकालता हूँ, वेट ऑन अर्थ जो कितना है 600 इक्वल टू मास जो है वो कितना मैं ले लूँ, वही तो मुझे निकालना है, नहीं पता। ग्रेविटेशनल कितना होता है एक्सेलरेशन 10, तो मास कितना हो जाएगा 600 और ये नीचे आ जाएगा 10, 0 0 गया, यानी 60 kg मास हो जाएगा। अब बोल रहा है इफ़ ही वाज टेकन टू द मून, मून पे ले गया उस आदमी को, ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट वुड बी हिज वेट, उसका वेट कितना हो जाएगा। तो वेट निकालने के लिए अगर मास हमको पता ही है मास 60 kg है, और क्या मास बदलेगा, नहीं मास कहीं नहीं बदलेगा, मास कांस्टेंट रहता है। तो मास हमको पता है, मास ऑन मून भी जो रहने वाला है वो कितना होने वाला है, मास ऑन मून उस ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून वो 60 kg ही रहने वाला है, वही आपको पूछा भी है व्हाट इज हिज मास, तो मास 60 kg है। तो वेट कितना हो जाएगा, तो वेट ऑन मून हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, वो कितना होता है 1.6 के लगभग। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, मास है 60 इंटू ये आ गया 1.63, यह आ जाएगा कितने लगभग आपको 98 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 98.0 कुछ जो हो, 90.8 या 100
न्यूटन के लगभग आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो ये दोनों चीज़ निकालना था आपको, और आपको इसमें 2-3 चीज़ टेस्ट हो गया कि आपका जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, वेट जो है दोनों जगह अलग अलग होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग है। मास आप इसको या तो ऐसे निकालते हैं, अगर आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं भी याद रहता तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो वेट होता है मून पे वो 1/6 होता है, तो यहाँ पे अगर 600 थे तो यहाँ पर का कितना हो जाता है 100 न्यूटन, तो हो ही गया 1/6। तो ये भी नॉलेज आपका टेस्ट हो गया। तो ये सारा कुछ हो गया। यानी आपको अगर किसी मोटे आदमी को हल्का बनना है तो उसको डाइटिंग वगैरह करने का नहीं है, मून पे ले जाइए देख रहे हैं ना आप, 600 न्यूटन का भी रहेगा अगर वो, तो 100 न्यूटन का उसका वजन हो जाएगा। तो किसी को मोटा होना है तो कोई ज़रूरत नहीं है डाइटिंग करने की, उसको मून पे लेके चले जाइए। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर में अब कुछ खास रहता नहीं है, अगर रहेगा तो मैं बाद में लेक्चर लाते रहूँगा। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।